प्रिय छात्रों, आपको हम पिछले 3 वीडियो के माध्यम से धातु और अधातु पढ़ा रहे हैं। इस चैप्टर के लिए ये मेरा अंतिम वीडियो है। इस चैप्टर के अंत में हम आपके अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न भी दे रहे हैं, जिसका उत्तर आप तीनों वीडियो को गौर से देखने के बाद बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। आइए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो ये धातु और अधातु का अंतिम लेक्चर है। आज हम चर्चा करेंगे मिश्र धातु की। जब हम किसी धातु में अन्य धातु या अधातु की एक निश्चित मात्रा मिलाकर इच्छित गुण धर्म वाली मिश्र धातु को प्राप्त करते हैं, तो इसको फिर से सुनिए। जब हम किसी धातु में अन्य धातु या अधातु की एक निश्चित मात्रा मिला देते हैं, तो हमें जो पदार्थ प्राप्त होता है उसको हम लोग मिश्र धातु के नाम से जानते हैं। यानी मिश्र धातु प्राप्त करने के लिए हमें धातु में दूसरा धातु या धातु और अधातु को मिलाना पड़ता है। यानी धातु एवं धातु या धातु और अधातु के मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। यह धातुओं के गुण धर्म को बेहतर बनाने की एक विधि है। साथ ही धातुओं के संक्षारण में भी यह महत्वपूर्ण है। जैसे उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। शुद्ध लोहा नरम होता है, उसमें थोड़ा कार्बन मिला देने से इस्पात बनता है जो कठोर और मजबूत होता है। इस्पात में थोड़ा निकेल और क्रोमियम मिला देने पर जंगरोधी स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। तो लोहा को कठोर और मजबूत बनाने के लिए, साथ ही जंगरोधी बनाने के लिए हम लोग उसमें एक अधातु कार्बन मिला देते हैं और उससे लोहा का थोड़ा निकेल मिला देते हैं, क्रोमियम मिला देते हैं, तो लोहा का गुण बदल जाता है। यानी कि इस्पात जो है वह लोहा का मिश्र धातु हुआ, जिसमें लोहा, कार्बन, निकेल और क्रोमियम ये 4 तत्व होते हैं। और इससे फ़ायदा क्या होता है कि लोहा नरम के जगह कठोर हो जाता है, मजबूत हो जाता है और जंगरोधी हो जाता है। लोहे के गुण में इतना अधिक परिवर्तन हो जाता है। आइए अब कुछ प्रमुख मिश्र धातुओं से मिलते हैं। सबसे पहले हम लोग इस्पात यानी स्टील की चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने बताया आपको, इस्पात लोहा, निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु है। पीतल कॉपर और जिंक का मिश्र धातु होता है। पीतल जो होता है वो कॉपर के गुण को बढ़ाने के लिए उसमें जिंक मिला दिया जाता है। कॉपर मुलायम होता है, जब उसमें थोड़ा सा हम जिंक मिला देते हैं तो वह पीतल बन जाता है। और इसका फ़ायदा यह होता है कि उसमें मजबूती आ जाती है, कुछ कठोरता आ जाती है। यही फायदा मिश्र धातु बनाने का है। कांसा, कॉपर के साथ जब हम टीन मिला देते हैं तो वो कांसा बन जाता है, इसमें भी मजबूती आ जाती है। एक सोल्डर है, यह भी मिश्र धातु है।
आप देखते होंगे जो लोग भी रेडियो टेलीविज़न जो मैकेनिक होते हैं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को ठीक करने का, वो तारों को जोड़ने के लिए या इलेक्ट्रिक सर्किट को जोड़ने के लिए एक सफ़ेद रंग के पदार्थ का उपयोग करते हैं। यही पदार्थ सोल्डर कहलाता है। इसमें शीशा और टीन होता है। शीशा का गलनांक अधिक होता है, जब उसमें हम लोग टीन मिला देते हैं तो उसका गलनांक कम हो जाता है, और ये तारों को जोड़ने के लिए, परिपथ को जोड़ने के लिए ये काम में आता है। एक अम्लगम है, मरकरी यानी पारा और अन्य तत्वों को मिलाकर ये बनाया जाता है। ये भी एक मिश्र धातु है। तो आपने मिश्र धातुओं के बारे में जानकारी प्राप्त किया। अब हम लोग मिश्र धातु का प्रयोग कैसे होता है, क्यों होता है, थोड़ी इसकी चर्चा कर लेते हैं। तब मिश्र धातु अपने घटक धातुओं से कठोर होते हैं, लेकिन इनकी तन्यता और आघातवर्धता घट जाती है। एक और फायदा होता है तो थोड़ा सा इनका गुण परिवर्तन भी हो जाता है। पहले जैसा लचीलापन इनमें नहीं रह जाता है, कुछ भंगुरता का भी गुण आ जाता है। एक फायदा होता है कि इनका संक्षारण नहीं होता है। मिश्र धातु का द्रवणांक जो होता है वह अपने घटकों की तुलना में कम या ज़्यादा हो सकता है, यानी कि उसका द्रवणांक बदल जाता है। जैसे हमने आपको सोल्डर बताया, शीशा और टीन उच्च द्रवणांक वाली धातुएं हैं, लेकिन उसका मिश्र धातु सोल्डर जो होता है वह आसानी से पिघल जाता है। मिश्र धातुओं के गुण घटक धातुओं से बेहतर होते हैं, अच्छे होते हैं। उदाहरण के लिए एल्युमिनियम हल्का और कमज़ोर धातु है, लेकिन उसका ही एक मिश्र धातु ड्यूरेनियम वो कठोर होता है, मजबूत भी होता है और हल्का भी होता है। मिश्र धातु का रंग घटकों से भिन्न हो जाता है। चांदी और जस्ता सफ़ेद धातुएं हैं, लेकिन उनका मिश्र धातु गुलाबी रंग का होता है। देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि ये दो सफ़ेद मिलकर जो है गुलाबी बन जाते हैं। चांदी और जस्ता दोनों सफ़ेद होते हैं, लेकिन उनका मिश्र धातु गुलाबी होता है। अम्लगम की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अम्लगम, जैसे आप जानते हैं कि पारा एक द्रव धातु है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको तथ्य काम आएगा कि ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो उसका उत्तर दिया जाता है पारा। तो पारा एकमात्र द्रव धातु है। धातुएं इसे घुलकर मिश्र धातु बनाती हैं, जिसको हम लोग अम्लगम के नाम से जानते हैं। जैसे लोहा और प्लेटिनम अम्लगम नहीं बनाते हैं। इसको दिमाग में रखिएगा। यह भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम आ सकता है कि ऐसी कौन सी धातु है जो अम्लगम बनाने के काम में नहीं आता है। लोहा, प्लेटिनम, दोनों, इनमें कोई नहीं। तो जहाँ दोनों का विकल्प होगा आप उसको सही मान लेंगे, सही बता देंगे। तो ये छोटे छोटे तथ्यों को गौर से सुनिए, देखिए, ताकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आप आसानी से उत्तर दे सकें। अतः अम्लगम को लोहे के बर्तन में रखा जा सकता है। अम्लगम ठोस या द्रव दोनों हो सकता है। अब आइए एक और महत्वपूर्ण बिंदु, जिसको संक्षारण कहते हैं। संक्षारण का मतलब क्या होता है कि धातु की सतह पर वायु में उपस्थित गैसों तथा प्रदूषण के रूप में उपस्थित SO2, NO2, H2S आदि गैसों की अभिक्रिया के फलस्वरूप धातु का क्षय होने की क्रिया को संक्षारण कहते हैं। यानी कि धातु के ऊपरी परत के क्षय होने की प्रक्रिया को
हम लोग संक्षारण के नाम से जानते हैं। संक्षारण का कुछ उदाहरण देखते हैं। खुली हवा में अगर हम लोग चांदी को छोड़ देते हैं तो उस पर एक काली परत जम जाती है। यह काली परत सिल्वर सल्फाइड की परत है, जो सिल्वर के साथ H2S, SO2 आदि की अभिक्रिया से बनती है। जो लोग चांदी का गहना पहनते हैं उनके पसीने से अभिक्रिया करके चांदी का गहना काला पड़ जाता है। ये भी एक संक्षारण का उदाहरण है। कॉपर की वस्तुओं को अगर हम लोग नमी वाले हवा में छोड़ दें तो उस पर एक हरे रंग की परत बैठ जाती है। ऐसा कॉपर कार्बोनेट के बनने के कारण होता है, जो वायुमंडलीय गैसों और जलवाष्प से अभिक्रिया के फलस्वरूप बनती है। लोहे की वस्तुओं में जंग लगना, आप जानते हैं, जंग लगना संक्षारण का एक आम उदाहरण है। जंग वस्तुतः लोहे के हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट का मिश्रण है, जो आर्द्र वायु और लोहे की अभिक्रिया से बनता है। आइए इसको हम एक प्रयोग के द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं। संक्षारण रोकने की विधि। तो संक्षारण रोकने के लिए हम लोग पेंट कर सकते हैं, उस पर तेल लगा सकते हैं, उस पर ग्रीज लगा सकते हैं, उस पर जसद लेपन यानी जस्ते की पतली परत चढ़ा सकते हैं, क्रोमियम का लेपन भी कर सकते हैं, और जैसा हमने आपको पहले भी बता दिया कि मिश्र धातु बना सकते हैं। यानी कि आपसे कोई पूछे कि संक्षारण को रोकने की कौन कौन सी विधियां हैं, तो आप लिखेंगे पेंट करना, तेल लगाना, ग्रीज लगाना, जसद लेपन, क्रोमियम लेपन और मिश्र धातु बनाना। अब आपका धातु और अधातु का पाठ्यक्रम यहाँ समाप्त होता है। हम आपको अब अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दे रहे हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा वीडियो का अभी तक का भाग देखने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि अपना नोट्स बना लिए होंगे। अगर नहीं बनाए हैं तो प्लीज़ बना लीजिए और फिर उन्हीं में से इन प्रश्नों का उत्तर खोजिए। कल आपको हम छुट्टी दे रहे हैं और छुट्टी आपको आराम करने के लिए नहीं दे रहे हैं, छुट्टी इसलिए दे रहे हैं ताकि आप अपना नोट्स पूरा कर लें और उस नोट्स से इन प्रश्नों का उत्तर खोजकर आप लिख लें। किसी प्रश्न का उत्तर आपको लिखने में कठिनाई होती है तो आप संपर्क करें। आइए प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, धातु किसे कहते हैं? उसी के साथ दूसरा प्रश्न है, अधातु किसे कहते हैं? ये दोनों का उत्तर आपको पहले वीडियो में मिलेगा। धातु के किन्हीं 4 भौतिक गुणों को लिखें, धातु के किन्हीं 4 रासायनिक गुणों को लिखें। इसका भी उत्तर आपको पहले वीडियो में मिल जाएगा। अधातु के किन्हीं 4 भौतिक गुणों को लिखें, अधातु के किन्हीं 4 रासायनिक गुणों को लिखें, धातु और अधातु में 4 अंतर बताएं, अयस्क किसे कहते हैं, खनिज किसे कहते हैं, धातु कर्म से आप क्या समझते हैं, इसके महत्वपूर्ण चरणों को लिखें। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, आइए देखते हैं। सांद्रण की किन्हीं 4 विधियों को लिखें। फेन उत्प्लावन विधि से आप क्या समझते हैं? एल्यूमिनोथर्मिक विधि क्या है? एल्यूमिनोथर्मिक विधि का उत्तर आपको वीडियो में अवेलेबल नहीं है।
हम आपको प्रश्नों की सूची के बाद बता देते हैं। किन्हीं 4 धातु और उनके प्रमुख अयस्क के नाम लिखें। अल्युमिनियम का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। सल्फर के कोई 4 उपयोग बताएं। ग्रेफाइट का 4 उपयोग बताएं। मिश्र धातु किसे कहते हैं। किन्हीं 4 मिश्र धातुओं का नाम और 2 उपयोग बताएं। संक्षारण किसे कहते हैं। संक्षारण रोकने का उपाय बताएं। मिश्र धातु का नाम तो आपको मिल जाएगा, जैसे स्टील, यह मिश्र धातु है। सोल्डर, यह भी मिश्र धातु है, इसका उपयोग। पीतल मिश्र धातु है, इसका उपयोग आप खुद सोच कर लिखिए। स्टील का क्या उपयोग होता है आप जानते हैं, बर्तन बनाने में होता है और भी चीज़ों में होता है, जैसे ड्यूरेलियम है, उसका उपयोग प्रेशर कुकर बनाने में होता है, वायुयान में होता है। इस तरह से आप सोचकर थोड़ा सा ध्यान देकर लिखें, आपके व्यवहारिक जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं। संक्षारण किसे कहते हैं, इसी वीडियो में है। संक्षारण रोकने का उपाय बताएं, यह भी आपको इसी वीडियो में है। तो आपके ये कुल 20 प्रश्न हुए। इसमें से कुछ प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण भी हैं, कुछ प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं भी है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13, एल्यूमिनोथर्मिक विधि क्या है, ये आपको उसमें हम नहीं बताए हैं। तो आप जानते हैं जैसे धातु कर्म में धातुओं के ऑक्साइड का अवकरण किया जाता है। अवकरण के लिए हम लोग कार्बन और अल्युमिनियम 2 विधि का सहारा लेते हैं, कार्बन द्वारा अवकरण और अल्युमिनियम द्वारा अवकरण। तो सभी धातुओं के अयस्क का अवकरण हम लोग कार्बन द्वारा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कार्बन जो होता है कुछ धातुओं के अयस्क से साथ मिलकर कार्बाइड का निर्माण कर लेता है। तो वैसे अयस्कों से हम लोग धातुओं का निष्कर्षण कार्बन द्वारा नहीं कर सकते हैं। इसलिए जिन अयस्कों का निष्कर्षण कार्बन द्वारा नहीं किया जा सकता है, वैसे धातुओं के निष्कर्षण में अवकरण के लिए हम लोग अल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं। इसी को एल्यूमिनोथर्मिक विधि के नाम से जाना जाता है। यानी कि धातुओं के अयस्क से अल्युमिनियम द्वारा निष्कर्षण करके धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को एल्यूमिनोथर्मिक विधि कहते हैं। इसी के साथ ये आपका धातु अधातु चैप्टर समाप्त होता है और कल हम आपको 10वां क्लास के लिए कोई नया वीडियो नहीं जारी करने जा रहे हैं। 12 क्लास का आज से हमने पढ़ाई फिजिक्स का आरंभ कर दिया है, उन लोग का कल देंगे। धन्यवाद।